नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक नए वीडियो सीरीज़ में। आज के क्लास में हम लगभग 100+ क्वेश्चन करेंगे, जो कि अभी एचएससी जीडी एग्ज़ाम में 10 जनवरी से लेकर अभी तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं, लगभग मेरे पास 200 या 250 क्वेश्चन का स्टोर हो चुके हैं, जिसमें से आज 100+ सवाल आएंगे। उसके बाद लगभग 3 पार्ट आएंगे अभी। ठीक है, सारे प्रश्न को हम कवर कर देंगे। चलिए ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए, क्या है पहला सवाल? किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है? ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन या फिर 86वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या बताया गया है? आर्टिकल नंबर 21A में, जो कि मेरा मौलिक अधिकार में आता है, क्या बताता है कि माता पिता को निर्देश दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन देना उन लोगों को अनिवार्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा डैम बनाया जा रहा है? ऑप्शन है आदि बद्री डैम, सलमा डैम, भाखड़ा नागल डैम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदि बद्री डैम, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश और हरियाणा का संयुक्त कार्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? भाखड़ा नागल बंध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है सिंधु नदी, ब्यास नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर सतलज नदी। तो भाखड़ा नागल बंध आपका ऑप्शन नंबर डी, सतलुज नदी पर बनाया गया है। चलिए आगे क्या है? अंडमान निकोबार में स्थित माउंट हैरियट पहाड़ी का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया है? ऑप्शन है माउंट मणिपुर, माउंट हैदराबादी, माउंट असम या माउंट बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट मणिपुर कर दिया गया है। माउंट हैरियट का नाम बदल के कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप में है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है? जिंक सल्फेट जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? ऑप्शन है नीला थोथा, उजला थोथा, हरा थोथा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिंक सल्फेट जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? उजला थोथा बनाता है, वाइट ब्यूट्रियोल बनाता है। ये आपका ब्लू ब्यूट्रियोल है, ये आपका ग्रीन ब्यूट्रियोल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत में पहली बार एशियाई खेल कब आयोजित किए गए थे? ऑप्शन है 1985, 1967, 1951 या फिर 2010। तो भारत में पहली बार एशियाई खेल ऑप्शन नंबर सी 1951 में आयोजित किया गया था। सेकेंड टाइम 2010 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट सवाल, भारत में अब तक कुल कितने बार एशियाई खेल हो चुके हैं? तो भारत में अभी तक टोटल 2 बार हो चुके हैं, 1951 और सेकेंड 2010 में। नेक्स्ट सवाल क्या है? आगामी एशियाई खेल निम्नलिखित में से किस देश में होने वाला है? ऑप्शन है भारत, चाइना, जापान या फिर साउथ कोरिया। तो आगामी एशियाई खेल आपका चाइना में होने वाला है। चाइना का होंगझाऊ एक शहर है, होंगझाऊ, वहाँ पे होने वाला है सितंबर 2023 में। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारे मूल संविधान के कुल कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? ऑप्शन है 0, 10, 11 या फिर 42। तो हमारे मूल संविधान में एक भी आपका मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इसको ध्यान में रखना है। 10 मौलिक कर्तव्य आपका 42वां संविधान संशोधन के अनुसार जोड़ा गया था और 11वां मौलिक कर्तव्य था ये आपका 86वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्या है? मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? ऑप्शन है 42वां, 44वां, 86वां या फिर 101वां संविधान संशोधन। तो मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 10 मौलिक कर्तव्य को 11वां 86वां से जोड़ा गया था और मेरा मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? USSR के संविधान से उठाया गया है, जिसको कि उसमें सोवियत संघ या फिर अभी रसिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से उठाया गया है? आपको हम बता चुके हैं कि मौलिक कर्तव्य को, फंडामेंटल ड्यूटीज को आपका सोवियत संघ के संविधान से उठाया गया है। और आपका मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? 51A में है। किस पार्ट में है? 4A में है। इसको भी ध्यान में रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? संघ सूची, राष्ट्र सूची एवं समवर्ती सूची संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची या फिर 10वीं अनुसूची।
तो संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची आपके 7वीं अनुसूची में दिया गया है। 8वीं अनुसूची तो भाषा से रिलेटेड है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, लैंग्वेज से। चलिए नेक्स्ट, और 10वां अनुसूची किससे रिलेटेड है? दल बदल कानून से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के अनुसार जोड़ा गया था? ऑप्शन है 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या फिर 92वां संविधान संशोधन। तो सिंधी भाषा को आपका 21वां संविधान संशोधन के अनुसार जोड़ा गया था। मेरा मूल संविधान में टोटल कितने भाषा थे? टोटल 14 भाषा थे। बाद में 8 भाषा को जोड़ा गया और अभी 22 लैंग्वेज टोटल हो चुके हैं। एक चीज़ और याद रखना, जो इंडियन करेंसी है उस पर टोटल 15 लैंग्वेज दिए गए हैं और अभी 22 लैंग्वेज में से टोटल 8 लैंग्वेज अलग से जोड़ा गया है। 21वां संविधान संशोधन से 1, 71वां से 3 और 92वां संविधान से 4, 1, 3 और 4 करके जोड़े गए हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे क्या है? सागा दावा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है त्रिपुरा, असम, सिक्किम या फिर मध्य प्रदेश। तो सागा दावा महोत्सव आपका सिक्किम में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, फिर से आ सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? त्योहारों का त्योहार हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है नागालैंड, असम, सिक्किम या फिर मिजोरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल क्या है? लोसांग महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है नागालैंड, असम, सिक्किम या फिर मिजोरम। तो आपका लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। अगर यहीं पे योसांग महोत्सव होता तो ये हो जाता आपका मणिपुर। एक है आपका अरुणाचल प्रदेश का, सेम ऐसा ही, क्या नाम है? आप कमेंट बॉक्स में टपकाइएगा, क्या नाम है उसका, बता ही देते हैं, सोलंग है। ठीक है, इसको भी ध्यान में आपको रखिएगा। सोलंग महोत्सव कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। योसांग महोत्सव कहाँ का है? मणिपुर का है। और लोसांग कहाँ का है? सिक्किम का। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? सोनल मानसिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? ऑप्शन है कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मणिपुरी या फिर मोहिनी अट्टम। तो सोनल मानसिंह का संबंध आपका कौन से शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम से है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सोनल मानसिंह ओडिसी भी जानती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देख लीजिए, जो भारतीय संगीत अकादमी है उसके अनुसार टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन जो संस्कृति मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, उसके अनुसार 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। इसको ध्यान में रखना है। जो 9वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? छऊ है, इसको भी ध्यान में रखना है। बाकी जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, मोहिनी अट्टम, कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, सतरिया तथा कथक है। मोहिनी अट्टम और कथकली केरला में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, ओडिसी उड़ीसा में, मणिपुरी मणिपुर में, सतरिया इसको ध्यान में रखिएगा असम तथा कथक आपका नॉर्थ भारत में। और कथक से आपको बता चुके हैं, कथक कहाँ चलता था? नॉर्थ इंडिया में। जो मुगल शासक लोग क्या देखना पसंद करते थे? कथक देखना पसंद करते थे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट सवाल क्या है? सतरिया शास्त्रीय नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय या फिर सिक्किम। तो सतरिया शास्त्रीय नृत्य आपका कौन सा राज्य से है? असम से संबंधित है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल क्या है? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय या फिर सिक्किम। तो कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है, असम से सतरिया का है। नेक्स्ट सवाल, संत शंकरदेव का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? ऑप्शन है भरतनाट्यम, ओडिसी, मोहिनी अट्टम या फिर सतरिया। तो संत शंकरदेव का संबंध ऑप्शन नंबर डी सतरिया से संबंधित है, जो कि असम का है। भरतनाट्यम से भी क्या बताया? सोनल मानसिंह का। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। और यामिनी कृष्ण मूर्ति भी याद रखिएगा, भरतनाट्यम से। कौन सा? यामिनी कृष्ण मूर्ति। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। भोजन का पकना निम्नलिखित में से कैसा परिवर्तन है? ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन सी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोजन का पकना आपका रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? अगर कोई भी चीज़ दूसरे रूप में बदल गया तो दूसरा रूप से पहला रूप में दोबारा वापस नहीं आ सकता है।
जैसे कि दूध से दही बनना, मिल्क से कर्ड बनना। एक बार मिल्क से आपका दही बन गया तो दही से दोबारा दूध नहीं बन सकता है। ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता है। कौन सा? केमिकल चेंजेज, रासायनिक परिवर्तन, इसको ध्यान में रखना है आपको। और भौतिक परिवर्तन आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, जैसे कि बर्फ से पानी बनना या फिर पानी से बर्फ बनना, ये आपका दोनों हो सकता है। इसीलिए आपका भौतिक परिवर्तन है जल का बर्फ बनना या फिर बर्फ का जल बनना। लेकिन मिल्क से दही बनना या फिर भोजन का पकना या फिर भोजन का पचना या फिर लोहे पे जंग लगना भी आपका क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ये सब एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ और याद रखिएगा, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का एक एग्जाम्पल है आपका मोमबत्ती का जलना। उन दोनों का ध्यान में रखिएगा, मोमबत्ती का जलना आपका दोनों है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? लाल बाल तथा पाल में से निम्नलिखित में से एक कौन थे? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, सुनील पाल या फिर सोहन लाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, पाल कौन थे? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टपकाइएगा कौन थे। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बृहदर्थ या फिर अशोक। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। ठीक है, पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ का हत्या करके किसने शुंग वंश का स्थापना किया था? ऑप्शन है सिमुक, पुष्यमित्र, देवहूति या फिर श्रीगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहदर्थ की हत्या करके शुंग वंश का स्थापना किया गया था। सिमुक किसका संस्थापक था? आपका सातवाहन वंश का था। देवहूति आपका शुंग वंश का अंतिम शासक था। श्रीगुप्त किसका संस्थापक था? गुप्त वंश का था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हरित क्रांति का सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको या फिर भारत। तो हरित क्रांति सर्वप्रथम आपका मैक्सिको से प्रारंभ हुआ था। नॉर्मन बोरलॉग फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। और भारत में हरित क्रांति के जनक किसको बोला जाता है? इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में टपकाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितना है? ऑप्शन है 74.04%, 82.14%, 65.7% या फिर 94%। तो जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष का मेल का पूछा हुआ है, कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 82.14%। भारत का एवरेज है 74.04%। इसको ध्यान में रखना है, ये एवरेज है। मेल का इतना है और फीमेल का आपका 75.7% है। इसको भी ध्यान में रखना है। आपको तीन याद रखने हैं, एक एवरेज वाला याद रखना है, एक मेल वाला याद रखना है, एक फीमेल वाला याद रखना है। एवरेज वाला 74.04% एवरेज है, मेल वाला 82.1% है और आपका फीमेल वाला 65% का लमसम में है। तीनों का ध्यान में रखना है। और जनगणना कौन कराता है? कौन सा मंत्रालय कराता है? गृह मंत्रालय कराता है। ये सब चीज़ आपको हम बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। और जनगणना जो अभी 2022-23 में होगा, 23 या 24 में होगा, कौन से नंबर का होगा? आज़ादी के बाद। तो आज़ादी के बाद 8वें नंबर का होगा। तो जो 2011 में हुआ था वो आज़ादी के बाद 7वें नंबर का हुआ था। और कंप्लीट पूछे तो 2011 का जनगणना कंप्लीट 15वें नंबर का हुआ था। और जो आगे होगा वो 16वें नंबर का होगा। पहला जनगणना कब हुआ था? 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो का टाइम में हुआ था, जो कि ब्रिटिश कराया था। बाद में 1881 में आपका लॉर्ड रिपन के द्वारा नियमित जनगणना स्टार्ट हो गया था। चलिए आगे सवाल क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपके पास ऑप्शन देख लीजिए, बताइए इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी CaCO3 इसका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? आपको हम बता चुके हैं कि ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के टाइम। इसको ध्यान में रखना है।
भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक तरीके से जनगणना कब प्रारंभ हुआ था? 1881 में स्टार्ट हो गया था लॉर्ड रिपन के टाइम से, और फर्स्ट टाइम 1872 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अनुसूचित जाति का सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या फिर मिजोरम। तो आपका अनुसूचित जाति का सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? पंजाब में पाए जाते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार है। नेक्स्ट सवाल क्या है? अनुसूचित जनजाति पूछ रहा है का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या फिर मिजोरम। तो अनुसूचित जनजाति का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा एसटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और एससी सबसे ज़्यादा कहाँ? पंजाब में। इसको ध्यान में रखिएगा। और एसटी सबसे कम कहाँ पे है? मिजोरम में है। चलिए आगे चलते हैं। योजना आयोग कब से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है मार्च 1950, मार्च 1951, मार्च 1952 या फिर मार्च 1949। तो योजना आयोग आपका मार्च 1950 से स्टार्ट हो गया था। 15 मार्च 1950 से स्टार्ट हो गया था। याद रखिएगा केसी नियोगी की अध्यक्षता में हुआ था। केसी नियोगी की अध्यक्षता में आपका योजना आयोग का गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? योजना आयोग की स्थापना पर नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन है 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2016 या फिर 1 जनवरी 2019। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और आपका नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्जाम में पूछ लेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, सॉरी इंस्टीट्यूट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? इंस्टीट्यूशन है, INSTITUTIONA है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है नीति आयोग का। चलिए अब इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित था? ऑप्शन है हेराल्ड डेमर मॉडल, ऑप्शन बी पीसी महालनोबिस मॉडल, ऑप्शन सी गॉडगिल मॉडल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका हेराल्ड डेमर मॉडल पर आधारित था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीसी महालनोबिस मॉडल पे आपका दूसरा पंचवर्षीय योजना डिपेंड था। ठीक है, और गॉडगिल मॉडल पे कौन सा था? चौथा पंचवर्षीय योजना था। नेक्स्ट सवाल क्या है? दूसरा पंचवर्षीय योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस मॉडल पे है? पीसी महालनोबिस मॉडल पे। और आपका पहला हेराल्ड डेमर मॉडल पे, गॉडगिल मॉडल आपका चौथा पंचवर्षीय योजना था। ठीक है, जो आपका पहला पंचवर्षीय योजना था कब से कब स्टार्ट हुआ था? 1951 से 1956 तक। पीसी महालनोबिस मॉडल यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेके कब तक? 1961 तक। आगे चलते हैं। क्या पूछ रहा है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय अंतराल निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको हम बता चुके हैं। कौन सा? 56 से 61 वाला। 51 से 56 वाला पहला था, और आपका 61 से 66 तक कौन सा था? तीसरा था। नेक्स्ट क्या है? भाखड़ा नागल बांध तथा हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में बनवाया गया था? ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड नदी परियोजना। ठीक है, और दामोदर नदी घाटी परियोजना भी प्रथम पंचवर्षीय योजना में बनवाया गया था। नेक्स्ट सवाल क्या है? राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर सातवीं। तो राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र आपका ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापना किया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पे था? पीसी महालनोबिस मॉडल पे, जो कि आपका 1956 से 1961 तक इसका समय अंतराल था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। गरीबी निवारण एवं आत्मनिर्भरता का प्राप्ति का संबंध निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना से है? ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना।
तो गरीबी निवारण तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का संबंध ऑप्शन नंबर बी 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया किस देश के संविधान द्वारा उठाया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल नंबर 61 के तहत लगता है। ऑप्शन है सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या फिर जर्मनी। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका के तहत लगाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट का जज को हटाने का भी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से उठाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। आर्टिकल नंबर 61 में वर्णित है, आपको हम बता चुके हैं। राष्ट्रपति आपका आर्टिकल नंबर 72 के तहत क्या करता है, मृत्युदान को क्षमा कर सकता है, मृत्युदान दे सकता है। आर्टिकल नंबर 85 के तहत क्या करता है, वह लोकसभा को भंग कर सकता है। और 108 के तहत संयुक्त बैठक बुला सकता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को साथ में ही। अभी तक संयुक्त बैठक कितने बार हो चुके हैं, 3 बार हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, संविधान सभा का प्रथम मीटिंग कब हुआ था। ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या फिर 22 जनवरी 1947। तो संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसमें टेम्पोररी अध्यक्ष थे। ठीक है, और बाकी जो 2 मीटिंग हुआ था 11 दिसंबर को और 13 दिसंबर को, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका परमानेंट अध्यक्ष बन चुके थे। जो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे 13 दिसंबर को ही क्या प्रस्तुत किए थे, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के आगे रखे थे। ठीक है, और जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, क्या है, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना कब किया गया था। ऑप्शन है 1828, 1830, 1833 या फिर 1815। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में किया गया था। राजा राम मोहन राय का राजा का उपाधि किसने दिया था, अकबर द्वितीय ने दिया था। मीरातुल अखबार किसका है, राजा राम मोहन राय का है। समाद कुमौदी भी इन्हीं का है, याद रखिएगा। मीरातुल और क्या बोला मैंने, संवाद कुमौदी, दोनों अखबार किनका है, आपका राजा राम मोहन राय का है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल। तो आपका सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर बिहार है, चौथे स्थान पर आपका वेस्ट बंगाल है, 5वें नंबर पर कौन सा है, आपका एमपी है, मध्य प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सा समाचार पत्र मराठी भाषा में शुरू किया गया था। ऑप्शन है केसरी, मराठा, गीता रहस्य या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे मराठी भाषा में बोला गया है, तो मराठी भाषा में केसरी लिखा था। और जो मराठा पेपर है ये आपका इंग्लिश भाषा में था। जो गीता रहस्य पेपर है किसने लिखा था, ये पेपर नहीं है, ये बुक है गीता रहस्य, जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1908 या फिर 1909 में मांडले जेल में बंद थे म्यांमार का, वहीं पे इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखा था। ध्यान में रखिएगा, पूछता है कि गीता रहस्य कब लिखा था, म्यांमार का मांडले जेल में बंद थे उस टाइम लिखा था गीता रहस्य। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, स्थिरता के समय आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। ऑप्शन है 5वीं पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा पंचवर्षीय योजना, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। ठीक है, चलिए अब गरीबी और आत्मनिर्भरता किसमें था, 5वीं में था। चलिए आगे चलते हैं। भारत में पहले 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का घोषणा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ऑप्शन है 5वीं में, चौथी में, तीसरी में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का घोषणा 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पठार मेघालय में स्थित नहीं है। ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ या फिर जयंतिया पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ जहाँ का वेस्टर्न घाट
और ईस्टर्न घाट मतलब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पे मिलती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, नीलगिरी पहाड़ी बोलते हैं। और ये आपका केरल और कर्नाटक के बॉर्डर पे है। बाकी आपका गारो, खासी और जयंतिया कहाँ पे है, मेघालय में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक लिंग अनुपात है? केरल, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु। तो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात आपका केरल में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे 1084 फीमेल है पर 1000 मेल पे। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। और सबसे कम कहाँ पे है? हरियाणा में सबसे कम लिंग अनुपात है, दोनों को ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा केरल में, सबसे कम हरियाणा में। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है केरल, हरियाणा, राजस्थान या फिर तमिलनाडु। तो कालबेलिया ऑप्शन नंबर सी राजस्थान का है, ध्यान में आपको रखना है। कालबेलिया हो गए, घूमर हो गए, चक्री डांस हो गए, ये सब आपका राजस्थान का है। चलिए आगे चलते हैं। मारू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ऑप्शन केरल, हरियाणा, राजस्थान या फिर तमिलनाडु। तो मारू भी आपका राजस्थान का प्रसिद्ध त्यौहार है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नदी पश्चिम की ओर बहता है? पश्चिम की ओर। ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। बाकी सभी के सभी आपका पूर्व में बहने वाली नदियां हैं, जाके आपका पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन नर्मदा आपका अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? जब पुलिस किसी अपराधी को किसी अपराध के तहत पकड़ती है, उस समय आरोपी को किस अनुच्छेद के तहत संरक्षण प्राप्त होता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 या फिर अनुच्छेद 17। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 22 के तहत। अनुच्छेद 20 क्या है? एक अपराधी के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपका आर्टिकल नंबर 21 में है। आर्टिकल नंबर 17 में क्या है? ये आपका छुआछूत के बारे में बताता है, अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अमीर खुसरो या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थे, इसको ध्यान में आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन गोवा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर मणिपुर। तो आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम है, और आपका एरिया वाइज सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। दोनों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। सिग्मो उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है गोवा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर मणिपुर। तो सिग्मो उत्सव कहाँ पे? गोवा में मनाया जाता है। जो ग है इसे याद रखिएगा, गोवा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। फूलदेई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर मणिपुर। तो फूलदेई उत्सव कहाँ पे मनाते हैं? उत्तराखंड में मनाते हैं। आपको कैसे याद रखना है आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य का था? फीमेल लिटरेसी रेट पूछा हुआ है। ऑप्शन है बिहार, केरल, तमिलनाडु या फिर मणिपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरला। ये आपका मेल हो या फीमेल हो या फिर एवरेज हो, एवरेज आपका 94% आपका केरला का है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए सबसे कम किसका है? बिहार का है, 61% लगभग बिहार का है। चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा के द्वारा संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? संसदीय प्रणाली के बारे में ऑप्शन है ब्रिटेन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर सोवियत संघ। तो संसदीय प्रणाली आपका ब्रिटेन से लिया गया है। और यहीं पे संघीय प्रणाली पूछ लेता तो संघीय प्रणाली लिया गया है कनाडा से। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है, और क्या लिया गया है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज को हटाने का प्रक्रिया भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। सोवियत संघ से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा के द्वारा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से उठाया गया है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर सोवियत संघ। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर कौन सा होता है?
368 के तहत संविधान में संशोधन होता है। ये आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से उठाया गया था। नेक्स्ट सवाल क्या है, संविधान सभा के द्वारा संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? आपको हम बता चुके हैं, कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उठाया गया है। अफ्रीका से क्या उठाया गया था? आपका संविधान में संशोधन होता है। कनाडा से संघीय प्रणाली लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, संविधान सभा के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से उठाया गया है? ऑप्शन है आयरलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर यूएसएसआर सोवियत संघ। तो नीति निर्देशक तत्व जो कि आपका कौन सा भाग में है? भाग 4 में दिया गया है और आपका ये आयरलैंड से उठाया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं डीपीएसपी। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? ऑप्शन है 12 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1946 या फिर 12 जुलाई 1946। तो राष्ट्रीय ध्वज को आपका 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा अपना लिया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज को किसने बनवाया था? पिंगली वेंकैया ने बनवाया था। और आपका राष्ट्रीय ध्वज का रेशियो कितना होता है लंबाई चौड़ाई का? 3:2 होता है। 3 इसका लंबाई होता है, 2 इसका चौड़ाई होता है। दोनों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में फर्स्ट टाइम गाया गया था? ऑप्शन है 1896 का अधिवेशन में, 1996 का अधिवेशन में, 1796 का अधिवेशन में या फिर 1887 के अधिवेशन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में फर्स्ट टाइम राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। अगर यहीं पे राष्ट्रीय गान के बारे में पूछ लेता जन गण मन के बारे में, तो 1911 या फिर 1912 का कलकत्ता अधिवेशन था, उसमें गाया गया था जन गण मन को। जन गण मन को किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और आपका राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय सबसे पुराना बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है लोथल, मुंबई, जवाहर सागर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पुराना बंदरगाह लोथल का है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको, लोथल। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, करगम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है कर्नाटक, मुंबई, तमिलनाडु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करगम नृत्य का संबंध ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु से है, इसको ध्यान में आपको रखना है। चलिए, और यक्षगान याद रखना है कहाँ से? कर्नाटक से है। लावनी मुंबई या फिर महाराष्ट्र से है। चलिए आगे है, बाबर तथा मेदिनी राय के बीच निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध हुआ था? ऑप्शन है पानीपत का पहला युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या फिर घाघरा का युद्ध। तो बाबर तथा मेदिनी राय का युद्ध आपका कौन सा हुआ था? ऑप्शन नंबर सी चंदेरी का युद्ध हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, बाबर और कौन सा? इब्राहिम लोदी के बीच। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। 1526 में पानीपत, 1527 में कौन सा? खानवा का युद्ध, 1528 में कौन सा? चंदेरी का, और आपका 1529 में कौन सा? घाघरा का युद्ध। और 1530 में बाबर का मृत्यु हो गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में दिया गया है? ऑप्शन है 10वां, 7वां, तीसरा या फिर 5वां। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में आपका तीसरे मंडल में दिया गया है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। जादू टोना तथा तंत्र मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो जादू टोना तंत्र मंत्र का उल्लेख ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में किया गया है। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र में, गायत्री मंत्र नहीं होगा, यहाँ पे ऋग्वेद होगा, इसको ध्यान में रखना है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल तथा सूक्त हैं? ऑप्शन है 9 तथा 1000, 10 तथा 1028, 11 तथा 1084, 10 तथा 1082। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 मंडल हैं और आपका 1028 सूक्त हैं। चलिए आगे चलते हैं। नागर शैली में निर्माण हुआ खजुराहो का मंदिर निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन है पल्लव शासक, चंदेल शासक, मुगल शासक या फिर पुष्यभूति शासक।
याद रखिएगा, जो खजुराहो का मंदिर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, और ये आपका नागर शैली में बनवाया गया है। कौन से शासकों के द्वारा बनवाया गया था, चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। M1, M2, M3 तथा M4 इनमें से सबसे ऊंचा मौद्रिक नीति कौन सा है? ऑप्शन है, चारों ऑप्शन देख लीजिए। तो सबसे ऊंचा सबसे अच्छा कौन सा है? M3 मौद्रिक नीति है। और मौद्रिक नीति का अध्यक्ष कौन होता है? RBI का गवर्नर होता है इसका अध्यक्ष। ठीक है, मौद्रिक नीति का स्थापना कब हुआ था? 2016 में मौद्रिक नीति का स्थापना हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जर्मनी के सहयोग से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र का स्थापना किया गया है? ऑप्शन है, भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत जर्मनी का सहयोग से आपका राउरकेला इस्पात संयंत्र का स्थापना किया गया है। रसिया का सहयोग से आपका भिलाई का किया गया था, और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किससे किया गया था? ब्रिटेन के सहायता से किया गया था। भिलाई और याद रखिएगा बोकारो, दो आपका रसिया की मदद से किया गया है। कौन सा? भिलाई और बोकारो का। चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है, बनवाली, लोथल, कालीबंगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जूते हुए खेत के प्रमाण आपका कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। और लोथल एक बंदरगाह था, ये भी ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? ऑप्शन है, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित राम नारायण, पंडित रविशंकर, या फिर हरिप्रसाद चौरसिया। तो संतूर वादक आपका पंडित शिव कुमार शर्मा है, इसको ध्यान में रखना है। अभी हाल ही में इनका मृत्यु हुआ है, ये सवाल पूछ भी लिया है और आगे भी पूछने का पूरा संभावना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सारंगी वादक है? ऑप्शन है, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित राम नारायण, पंडित रविशंकर, या फिर हरिप्रसाद चौरसिया। तो सारंगी वादक इसमें प्रसिद्ध है पंडित राम नारायण, ये आपका संतूर वादक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक है? सितार वादक हो जाएंगे पंडित रविशंकर, और आपका पंडित राम नारायण किससे हैं? सारंगी वादक। और पंडित शिव कुमार शर्मा किससे हैं? ये आपका संतूर से हैं। चलिए, और हरिप्रसाद चौरसिया किससे हैं? ये आपका बांसुरी वादक हैं, हरिप्रसाद चौरसिया। और पन्नालाल घोष भी याद रखिएगा, पन्नालाल घोष, ये इनका बांसुरी वादक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या पूछा है? देखिए बांसुरी वादक पूछ लिया, कौन सा है? हरिप्रसाद चौरसिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम कौन से स्थान पर रही थी? ऑप्शन है, तीसरा, चौथा, दूसरा, या फिर पांचवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीसरे स्थान पर रही थी। इसको ब्रॉन्ज मेडल भारतीय हॉकी टीम को मिला था। किसको हरा के मिला था? जर्मनी को हराया था, जर्मनी की टीम को। चलिए नेक्स्ट आगे क्या है? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। चलिए आगे चलते हैं। चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान आया था आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, जो कि आपका गुप्त वंश का शासक था। इसको हम क्या बोलते हैं? चंद्रगुप्त टू भी बोलते हैं और अकबर द्वितीय भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? चीनी यात्री हेनसांग निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हेनसांग ह है, याद रखिएगा, हे से लिखिएगा हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मोरक्को यात्री इब्न बतूता निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। सही आंसर हो जाएगा इब्न बतूता, आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था, जो कि यूनान का था। यूनान मतलब अभी ईरान का। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में कौन आया था? फाहियान आया था, इसको ध्यान में रखना है, जो कि एक कौन सा? चीनी यात्री था। और आपका हर्षवर्धन के समय कौन आया था?
हेन सांग आया था, ये भी आपका चीनी यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय आपका मोरक्को का रहने वाला कौन सा था, इब्न बतूता आया था। चारों को छाप के रखना है, चारों राजा का नाम और उसके समय कौन सा आपका यात्री भारत आया था। चलिए आगे चलते हैं। यूनानी यात्री मेगास्थनीज के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लिखा गया था। ऑप्शन है इंडिका, सीयूकी, रेहला या फिर कादम्बरी। तो मेगास्थनीज के द्वारा आपका पुस्तक लिखा गया है इंडिका। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में आप रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है। चीनी यात्री हेनसांग के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लिखा गया था। ऑप्शन है इंडिका, सीयूकी, रेहला या फिर कादम्बरी। तो हेनसांग के द्वारा आपका सीयूकी पुस्तक लिखा गया है। और हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, हे से बनेगा हर्षवर्धन के शासनकाल में। और हर्षवर्धन कौन से वंश का शासक था, पुष्यभूति वंश का शासक था। और हर्षवर्धन के द्वारा आपका 3 पुस्तक लिखा गया है। कौन पुस्तक, PNR, प्रियदर्शिका, नागनंदा और रत्नावली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मोरक्को यात्री इब्न बतूता के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लिखा गया था। तो दोनों हो गए, इंडिका मेगास्थनीज का, सीयूकी किसका हो गया, ये आपका हेनसांग के द्वारा हो गया। और इब्न बतूता के द्वारा रेहला पुस्तक लिखा गया है। चलिए, और कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपका हर्षवर्धन, आपको बताया हम, हर्षवर्धन का जो एक दरबारी कवि था, क्या नाम था, बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा आपका कादम्बरी और एक पुस्तक और लिखा गया है हर्षचरित्र। दोनों को ध्यान में रखना है, बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। और आपका खुद हर्षचरित्र द्वारा 3 पुस्तक आपको हम बता चुके हैं, प्रियदर्शिका, नागनंदा तथा रत्नावली। चलिए आगे चलते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में दिया गया है। ऑप्शन है दूसरा शिलालेख, 5वां शिलालेख, 13वां शिलालेख या फिर 7वां शिलालेख। तो आपका कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। और अशोक को आपका पुराणों में क्या नाम दिया गया है, देव नाम प्रिय या फिर देव नाम प्रियदर्शी, अशोक को कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं। और आपका जो अशोक कलिंग युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 261 BC में हुआ था। इसको भी ध्यान में रखिएगा, मतलब 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरोद वादक से संबंधित नहीं है। सरोद वादक से संबंधित नहीं है पूछ रहा है, यानी 3 होगा, 1 नहीं है। ऑप्शन है अमजद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान तथा उस्ताद बिंदा खान। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा उस्ताद बिंदा खान। बाकी आपका अमजद अली खान सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अमजद अली खान, अली अकबर खान और अलाउद्दीन खान आपका कौन है, सरोद वादक है। और उस्ताद बिंदा खान आपका सारंगी वादक थे, इसको ध्यान में रखिएगा, सारंगी वादक उस्ताद बिंदा खान। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। बिस्मिल्लाह खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन है तबला, शहनाई, संतूर या फिर सितार। तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध ऑप्शन नंबर बी शहनाई से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, हरिप्रसाद चौरसिया तथा पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तबला, बांसुरी, संतूर या फिर सितार। तो हरिप्रसाद चौरसिया तथा पन्नालाल घोष का संबंध आपको हम बता चुके हैं, बांसुरी वादक से है। चलिए आगे चलते हैं। और संतूर कौन बजाते थे, पंडित शिव कुमार शर्मा। सितार कौन बजाते थे, तो आपका पंडित रविशंकर बजाते थे सितार। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, जाकिर हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। तो आपको बता चुके हैं पहले भी, जाकर तबला बजा, जाकिर से जाकर तबला बजा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कब तैयार हुए थे। ऑप्शन है मार्च 1930, मार्च 1931, मार्च 1932 या फिर मार्च 1929। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपका 1931 में हुआ था। उससे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसी में गांधी जी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए मान गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट सवाल क्या है, मुस्लिम लीग के द्वारा पहली बार पाकिस्तान का मांग निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में किया गया था। ऑप्शन है 1940, 1942,
1946 या फिर 1938। तो आपका पाकिस्तान का मांग प्रथम बार 1940 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, चलिए, और 1938 का अधिवेशन में कौन था अध्यक्ष, पूछ चुका है एग्जाम में, तो आपका सुभाष चंद्र बोस इसका अध्यक्ष थे। आपको हम इसे बता चुके हैं पीछे भी। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1940 का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1940 का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे, और इसी में आपका फर्स्ट टाइम पाकिस्तान का मांग हुआ था। आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपका फर्स्ट 4 मीटिंग 1885 का, 1886 का, 1887 का और 1888 का, चारों मीटिंग को आपको छाप कर रखना है। कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। आपको हम कितने टाइम बता चुके हैं, ये लगभग मेरा 6ठा या 7वां पार्ट है। ठीक है, इससे पहले हम कितने बार आपका बता चुके हैं। चलिए आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं लगभग 100 हो गए, 100 से आने वाला जो भी आगे क्वेश्चन हो गए कल आपको मिल जाएगा। चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।